अनुसूची क्या होती है, जैसे अगर हम भारत के संविधान की बात करें ना, तो हो क्या रहा था कि भारत का जो संविधान था, आप देख रहे कि उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है, और हर प्रावधान के लिए फिर अनुच्छेद है, ठीक है, प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान है भारतीय संविधान में, और हर प्रावधान के लिए फिर अनुच्छेद। तो 395 आर्टिकल तो पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। अगर हम और चीजों के लिए भी आर्टिकल बनाते, यानी कि अनुच्छेद लगाते, तो कितना बड़ा संविधान हो गया होता। तो हमने सोचा कि कुछ चीजें जो एक जैसी हैं, कुछ चीजें जो एक जैसी हैं, उन सब के लिए एक एक शब्द लिखेंगे और उन सब का प्रावधान हम उसमें डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, अनुच्छेद कम हो जाएंगे, यानी कि आर्टिकल कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने बनाई थी अनुसूचियां, ठीक है। अनुसूचियों का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था, देख के बताना मुझे कि अनुसूचियों का कॉन्सेप्ट जो है, अनुसूचियां हमने संविधान में, भारतीय संविधान में कहां से लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले भारतीय संविधान में पहली अनुसूची क्या है। जैसे पहली अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है, पहला आर्टिकल है, पहला अनुच्छेद है या पहला ही भाग है, वो हमेशा संघ और उसके राज्य क्षेत्र को बताएगा, ठीक है। यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बताएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या बताएगा, पहली अनुसूची बताएगी। तो हमें क्या लिखना है, पहली अनुसूची, ठीक है। और पहली अनुसूची में क्या बता रहा है कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके संबंधित क्षेत्रों की जानकारी या उनकी सूची दी गई है, ठीक है। तो पहली अनुसूची क्या बता रही है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता रही है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। देखो, जैसे भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में कहां आपको देखने को मिलता है, इनके नाम आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपको पहली अनुसूची में। समझ में आ गई, पहली अनुसूची में उन राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं दूसरी अनुसूची में, ठीक है। दूसरी अनुसूची क्या कह रही है, तो दूसरी अनुसूची जो है वेतन और भत्ते की बात करती है। किसकी बात करती है, वेतन और भत्ते, ठीक है, वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है, ठीक है, वेतन और भत्तों की बात करती है। तो किन किन के वेतन और भत्ते की बात कर रही है, तो देखो, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, ठीक है, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मतलब राज्य विधान परिषद में तो सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, और कैग, कौन, कैग। तो आपने देखा कौन कौन हो गए, जैसे अगर आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट में हमारे यहां 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। इसी तरीके से विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ठीक है, कैग। इन सब की जो सैलरी और वेतन है, मतलब वेतन और भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, उनकी जानकारी कहां दी गई है, संविधान की अनुसूची 2 में दी गई है। तो याद रखना है कि अनुसूची 2, संविधान की अनुसूची 2 वेतन और भत्तों से संबंधित है। क्या लिखेंगे, वेतन और भत्तों से संबंधित है। राष्ट्रपति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से आप राज्य में क्या देखेंगे, राज्यपाल, क्या देखेंगे, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल हो गए। फिर लोकसभा और राज्यसभा हो गई, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हो गए, राज्यसभा के सभापति भी हो गए, उपसभापति हो गए, इस तरीके से उपाध्यक्ष हो गए। तो ये सब है। कई बार वो क्या करेगा, पूछ लेगा कि बताइए अनुसूची 2 में निम्नलिखित में से किसके वेतन का प्रावधान नहीं है, ठीक है, या किसके वेतन का प्रावधान है। तो आप इन सब नाम को याद रखना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन सब की जो सैलरी, वेतन और भत्ते हैं, उनके बारे में जानकारी कहां दी गई है, आपकी पहली अनुसूची में दी गई है। थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। कैग के बारे में भी, मतलब कैग की सैलरी और वेतन, सैलरी के बारे में कहां प्रावधान है, अनुसूची 2 में ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तीसरी अनुसूची, 3rd शेड्यूल। तो तीसरी अनुसूची किसके बारे में बात कर रही है, शपथ और प्रतिज्ञान। किसके बारे में, शपथ एवं प्रतिज्ञान,
ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, किसके बारे में बात कर रही है, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात कर रही है, ठीक है। इसमें भी हमें याद रखना है कि इनमें से निम्नलिखित के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की रूपरेखा दी गई है। जैसे संघ और राज्य के मंत्री, जो संघ के मंत्री होंगे और जो राज्यों के मंत्री होंगे, संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के उम्मीदवार, देखो संसद में जो चुनाव लड़ने वाला है उम्मीदवार है, या राज्य की विधानसभा में लड़ने वाला उम्मीदवार है, उसके लिए शपथ का प्रावधान कहां मिलेगा आपको, अनुसूची 3 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तुम देखो ना, जैसे अभी तुमने याद करा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में है, ठीक है। 2 में तुमने ये याद करा है कि वेतन 2 भत्ते 2, वेतन और भत्ते की जानकारी कहां है, 2 में है। किन किन की जानकारी है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और 3 में तुम्हें याद रखना है शपथ। शपथ में कितने शब्द हैं, कितने, 3 अक्षर हैं, शब्द तो एक ही है, 3 अक्षर हैं, है ना, श प और थ, 3। तो ओथ है ना, ओथ एंड अफर्मेशन। तो यहां किस किस की जानकारी है, किन की शपथ की जानकारी है, तो आपने देखा कि एक तो संघ और राज्य के मंत्री, जो संघ के मंत्री होंगे यानी कि केंद्र सरकार में मंत्री होंगे, और जो राज्यों में मंत्री होंगे उनकी शपथ की जानकारी है। और जो संसद का उम्मीदवार बनना चाह रहा है, मतलब जो संसद में चुनाव लड़ना चाह रहा है वो उम्मीदवार, उसके लिए। और जो राज्य विधानमंडल, अब देखो राज्य विधानमंडल क्या होता है, राज्य विधानमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानमंडल। जैसे संसद आपने देखा ना, तो विधानमंडल में क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है, क्या है, विधानसभा विधान परिषद, और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है। जैसे आपको पता है कि संसद किससे मिलकर बनती है, पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है, लोकसभा। अभी क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हो, अभी आप सीख रहे हो कि विषय प्रवेश क्या है ना, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से क्या बनती है, संसद बनती है। इसी तरीके से विधानमंडल किसके मिलने से बनता है, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल के मिलने से विधानमंडल बनता है। तो विधानमंडल यानी कि विधानमंडल में अगर कोई सदस्य या तो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है कोई व्यक्ति, या फिर वो चुनाव लड़ रहा है विधान परिषद के लिए, तो ऐसे व्यक्ति की शपथ का प्रावधान भी कहां दिया गया है, आपकी अनुसूची 3 में दिया गया है, ठीक है। तो संसद में अगर कोई चुनाव लड़ेगा, एमपी का चुनाव लड़ेगा तब भी, और कोई एमएलए का चुनाव लड़ेगा तब भी, उसकी शपथ का प्रावधान 3 में है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का प्रावधान, ठीक है, के बारे में जानकारी कौन दे रही है, आपकी अनुसूची 3 दे रही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, कैग, इन कैग की शपथ की जानकारी देखो, शपथ भी 3 में दी गई है, जबकि सैलरी कितने में दी गई है, वेतन और भत्ते 2 में, ठीक है। तो याद हो जाएगा, ठीक है। पहले में क्या बताया मैंने, हाँ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र ऐसे बोलते हैं, ठीक है। 2 में वेतन और भत्ते, 3 में, हाँ, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखो चौथी अनुसूची, ये चौथी अनुसूची है 4, और देखो 4 में जिस चेयर पर आप बैठे हो तो उसमें कितनी टांगे हैं उसकी सीट की, 4, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये अनुसूची 4 में है। कौन से शेड्यूल में है, 4 में है, ठीक है, याद रखेंगे, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा ठीक है। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 21 लिखी, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल 16-16। 31 महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल 18, ठीक है। इनमें से ये 4 स्टेट में से पक्का अगर जब भी राज्यसभा को पूछेगा इन 3 में से पूछ लेगा, मतलब शुरू के 2-3 तो जरूर पूछेगा। बताइए सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं,
हाँ, पश्चिम बंगाल 16। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई। कह रहा है चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर, याद रखते हैं जो सीटें होती हैं वो किस आधार पर होती हैं, जनसंख्या के आधार, जनसंख्या के आधार पर सीटों के वितरण का विवरण दिया गया है। ठीक है, जब भी परिसीमन किया जाता है तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची आपको हो गई क्लियर। अब चलते हैं आगे। ठीक है, पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची क्या कह रही है, देखो 5 कैसे लिखते हैं हम, 5 ऐसे लिखते हैं, और ये कोई नंबर दिख रहा है आपको 5, और अल्फाबेट दिख रहा है ऐसे। तो इसका मतलब याद रखना है कि यहां अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, शेड्यूल एरिया, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, और प्रशासन से संबंधित है। तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि पांचवी अनुसूची जो है वो एस जैसी है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण का जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है, वो अनुसूची 5 है। याद रह जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें याद आ रहा होगा 10वीं भाग 10 में क्या दिया गया है, भाग 10 में क्या दिया गया है, हाँ, SC ST एरिया, SC ST एरिया। ठीक है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, 10 में है। 16 में क्या है, भाग 16 में, संविधान के भाग 16 में, हाँ, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, तो 5 याद हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हें आसानी से याद हो गया, देखते ही समझ में आ जाएगा। अब देखो 6 देखो, तो 6 में क्या है, एक वर्ड आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे, टम्मा। क्या याद रखेंगे, टम्मा। ठीक है, तो अब यहां असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, इनको याद रखना है। तो यहां देखो, यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के यानी ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, जबकि जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित के प्रशासन से संबंधित आपकी 5वीं अनुसूची है। लेकिन केवल 4 राज्यों के प्रशासन, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, वो अनुसूची 6 है। ठीक है बाबू, इसमें छठे में कितने आ रहे हैं राज्य, 4। कौन कौन से आ रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वैसे टम्मा ही याद रखोगे तो याद भी रह जाएगा, नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है, हाँ, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम या दूसरे वाले से मेघालय और ए से असम, इनके प्रशासन, ठीक है, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। याद हो जाएगा। चलो फिर आते हैं आपकी 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं। क्या है, सूचियां, शेड्यूल्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जब शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, किन पर कौन कानून बनाएगा, तो ये सूचियां 3 प्रकार से हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, संघ सूची जिन पर राज्य कानून बनाएगा, राज्य सूची जिन पर राज्य कानून बनाएगा, ठीक है, और समवर्ती सूची जिन पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखने हैं मूल रूप से ये इसमें कितने विषय थे, बस इतना याद रखना है, मूल रूप से ओरिजिनली इसमें कितने सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो देखो अब यहां क्या है, इसमें विभिन्न विषयों पर विधायी प्राधिकार निर्धारित करने में सहायता के लिए 3 सूचियां शामिल की गई हैं। ठीक है, संघ सूची केंद्र सरकार के कानून के लिए रक्षा और विदेशी मामले जैसे राष्ट्रीय विषय इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे केंद्र सरकार, अब ये बताओ, केंद्र सरकार रक्षा राज्यों को थोड़ी दे सकती है, राज्य को सौंप सकती है कि भाई तुम अलग अलग अपनी रक्षा करना, डिफेंस करना,
ठीक है, तो वो अपने पास रखेगा, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा ना। तो इसलिए संघ सूची में कौन सा विषय हो गए, जैसे आपने देखा रक्षा और विदेशी मामले, ठीक है। और संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, 97, ठीक है। कितने विषय शामिल थे संघ सूची में, 97, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे, कितनी सूचियां थी ये, और मूल रूप से इसमें कितने शामिल थे, 97, ठीक है। जैसे आपने देखा रक्षा, ठीक है। फिर राज्य सूची देखो, राज्य सरकार के कानून के लिए पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषय इनको दिए गए हैं, ठीक है, राज्य सूची में, ठीक है। कितने विषय हैं, 66 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आप देखेंगे तो क्या है, पुलिस, ठीक है, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है। फिर समवर्ती सूची देखो, समवर्ती सूची में संघीय और राज्य दोनों कानूनों के लिए, ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, जैसे शिक्षा और विवाह, ठीक है। समवर्ती सूची कितने विषय शामिल है इसमें, मूल रूप से 66, ठीक है। और राज्य सूची में कितने शामिल थे, सॉरी, मूल रूप से इसमें है 47, ठीक है। और समवर्ती सूची में कैसे कैसे विषय आ गए, जैसे आ गया शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, और जैसे आया आपका विवाह, ठीक है। राज्य सूची के और भी काफी विषय हो सकते हैं, जैसे गैस, मनोरंजन, कृषि, आय पर कर, ठीक है, कारागार यानी कि जेल, ऐसी कुछ चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, जनगणना, रेलवे, ये आपको साफ देखने को पता चल रहा है कि संघ सूची का विषय होगा। जनगणना, भाई रेलवे किसके कंट्रोल में है, रेलवे में कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार, तो संघ सूची का विषय हो गया। जनगणना, सेंसस किसका सब्जेक्ट हो गया होगा, हाँ, यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला, तो सातवीं सूची में, सातवीं अनुसूची में क्या बता रखा है, शक्तियों का बंटवारा हो रखा है, यानी कि विषयों का बंटवारा है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। तो बताओ संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, 97, राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे, 66, और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे, हाँ, ठीक है। अब देखो आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची को आप ध्यान से देखो तो ये भाषा से संबंधित है, किससे संबंधित है, भाषा, ठीक है, भाषा से संबंधित है आठवीं अनुसूची। तो जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, यानी कि लागू हुआ हमारा संविधान, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, ठीक है, 14 भाषाएं थी। और बाद में हमने कितनी भाषाएं जोड़ी हैं, 8 भाषाएं इसमें जोड़ी हैं, ठीक है, ठीक है। पहले कितनी भाषाएं थी, 14, बाद में हमने कितनी जोड़ी हैं, 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जिस भाषा को जोड़ा है वो है सिंधी। फिर दूसरे कौन सी भाषा हमने जोड़ी है, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। फिर उसके बाद बोडो प्लस डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो आप यहां से आप याद रख सकते हो बोडमास, और यहां से आप याद रख सकते हो नमक, और यहां से आप याद रखते हो सेंधा। तो सेंधा, नमक, बोडमास, ऐसे थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। तो जब आपने सेंधा यानी कि सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा है, तो संविधान में जब आपने सिंधी भाषा को जोड़ा है तो ये कौन सा संविधान संशोधन है, ये है आपका 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा है, 21वां संविधान संशोधन है। तो ये आपने जोड़ा 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ये आपने जोड़ा 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और ये आपने जोड़ा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92, 71, 21 और 71 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 92 बनेगा, याद रखेंगे,
ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने किसको जोड़ा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अच्छा बताओ कि क्या मूल रूप से इसमें जो 14 भाषाएं हैं, क्या उनमें अंग्रेजी शामिल है? नहीं। लिख दो इसके नीचे नोट बना के कि अंग्रेजी अवधि अंग्रेजी अवधि अंग्रेजी अवधि हरियाणवी राजस्थानी भोजपुरी अंग्रेजी अवधि हरियाणवी राजस्थानी भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। बाकी सारी भाषाएं यहां लिखी हुई हैं, एक बार आप देख लेंगे। वैसे संविधान से जो क्वेश्चन मतलब बनेंगे 8वीं अनुसूची में, वो कौन से बनेंगे? यही बनेंगे। देखो आर्टिकल 345 के तहत कोई भी जो राज्य है वो 8वीं अनुसूची के किसी एक या एक से अधिक राज्यों को क्या कर सकता है? राजकीय भाषा घोषित कर सकता है। ठीक है। तो ये हम जब आगे राजभाषा को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अब ये केवल हमने 8वीं अनुसूची पढ़ी है। 8वीं अनुसूची में हमने पढ़ा है कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है। भाषाएं कितनी हैं संविधान में? मूल रूप से 14 भाषाएं। बाद में कितनी जोड़ी गई? 8 भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। ठीक है। सबसे पहले हमने जो संविधान में भाषा जोड़ी थी वो कौन सी थी? संविधान संशोधन करके सिंधी, फिर उसके बाद में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, फिर उसके बाद में हमने बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, याद हो जाएगा। फिर लिखो 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। ठीक है, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची को 9 करके हम याद रखेंगे, 9। ठीक है, ठीक है, 9 अनुसूची। तो यहां अगर आप देख रहे हो इसके नीचे लिखा हुआ भी है 9वीं अनुसूची में। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसको 9वीं अनुसूची को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, 1951 के द्वारा, कितने? 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। (1951) में एक बार क्या संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? 9th। ठीक है। और इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि इसमें न्यायिक जांच से छूट प्राप्त कानून शामिल हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विषय अगर सरकार 9th शेड्यूल में डालती है, ठीक है, तो उसको वाद योग्य नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे आके मतलब 2007 में भारतीय संविधान की एक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ बैठी थी, उसने निर्णय दिया था कि भाई अगर कोई भी मामला ऐसा होगा जो भारतीय मतलब मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा या मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा, तो उसे कोर्ट में क्या करा जा सकता है? चैलेंज करा जा सकता है, जो 9वीं अनुसूची में जुड़ा हुआ मामला होगा। ठीक है। वैसे अगर आप 9वीं अनुसूची की बात करोगे तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। ठीक है। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का करने के लिए क्या, या भूमि सुधार करने के लिए क्या लाया गया था? 9वीं अनुसूची को लाया गया था। ठीक है।
भूमि सुधार और सामाजिक सुधार से या सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित ये अनुसूची है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें कोर्ट क्या करता है, सामान्यतः तो कोर्ट इसमें जांच नहीं करता है उन विषयों की जो 9वीं अनुसूची में डालते हैं, लेकिन उन विषयों की जांच कर लेता है जो किससे जुड़े हुए होते हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची अगर आप देखोगे तो 10वीं अनुसूची है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, ठीक है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल हम इसमें सीधा लिखेंगे दल बदल, ठीक है, दल बदल से संबंधित। विधानसभाओं में पार्टी अनुशासन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान स्थापित किया गया, ठीक है। इसे राजनीतिक दल बदल की बुराई से निपटने के लिए 1985 में, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, याद रखेंगे। तो 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी थी पहले संविधान संशोधन में, जबकि 10वीं अनुसूची हमने जोड़ी है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आएगा ये 4, कई बार वो दे देगा, मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, इस समय अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो जिस समय दल बदल कानून आया तो उस समय थे राजीव गांधी, ठीक है। पीएम कौन है, राजीव गांधी थे, ठीक है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, उस समय थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है क्या कर रहा था, चुनाव के समय पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चला जाता था, ठीक है। जनता के साथ ये एक धोखा था। इसी को सही करने के लिए, ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये क्या बनाया गया, संविधान में संशोधन करा गया और मुख्य रूप से 9वीं अनुसूची, वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। यानी कि आप जब किसी पार्टी में हो तो दूसरी पार्टी में आप पद के साथ नहीं जा सकते, ठीक है। विधायक रहते रहते मैं दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, मुझे पहले विधायक का पद त्यागना पड़ेगा, तभी मैं दूसरी पार्टी में जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित हो गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची देखो, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायतों से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, ठीक है, याद रखेंगे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा यह, ठीक है, संविधान द्वारा यह प्रस्तुत यह अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। इसमें पंचायतों के, देखो पंचायतों को यानी कि ग्राम पंचायतों को 29 विषय ऐसे प्रदान किए गए जिन पर वो कानून बना सकता है, ठीक है। यानी कि पंचायतें जो हैं 29 विषयों पर कानून बना सकती हैं। अब पूछा जाएगा कि बताइए 73वां संविधान संशोधन संविधान में कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 1992 के द्वारा संविधान संशोधन हुआ था 73वां। फिर आप बताओगे कि इसमें कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है। किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। और ग्राम पंचायतों को इसमें क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इसमें ग्राम पंचायतों को कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए। जैसे मेला अगर कहीं लग रहा है तो मेले पर ग्राम पंचायत क्या लगा सकती है, अपने क्षेत्र में टैक्स लगा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर ये आप बात करेंगे तो यहाँ अनुच्छेद भी जोड़े गए थे, है ना, क्योंकि संविधान संशोधन हुआ है तो संविधान में अनुच्छेद भी जोड़े जाएंगे। 243 से लेके 243 ओ तक, 243 ओ तक ये ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची आपकी जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई, ठीक है। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह है नगर पालिका से संबंधित। किससे है, नगर पालिका। 11वीं अनुसूची ग्राम से है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, ठीक है। आपने देखा 74वां संविधान संशोधन हो रहा है,
कब हो रहा है? 1992 सेम। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ इनको 18 विषय दिए जाएंगे जिन पर ये कानून बना सकती हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं कितने विषयों पर कानून बना सकती है? 18। ठीक है, 243 के पी से लेकर ZG तक, 243 ZG तक ये कानून बना, इनको जो है आर्टिकल प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, लिखा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया? तो क्या बताओगे आप? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं? चलो अब देखो, फटाफट से याद करते हैं। पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, 2 में क्या था? वेतन और भत्ते। 3 में क्या था? 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञान। 4 में क्या था? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5 में क्या था? SC ST क्षेत्र और प्रशासन। 6 में क्या था? टम्मा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम के ST एरिया का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। 7 में क्या था? सूचियां। कितनी सूचियां? 3। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और ठीक है। 8 में क्या था? भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाएं? 8 थोड़ी, टोटल कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची 22, बस इतना ही बताना है। 9 में क्या है? 9 में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, वाद योग्य ऐसे आपको याद रह जाएगा नहीं। ठीक है, या भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन हो रहा है। ठीक है, फिर 10 दल बदल, किसकी सरकार थी? 10 से 10 दल बदल। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। और 12 में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या याद करी हैं? 12 की 12 अनुसूचियां। ठीक है।